नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हम लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग, जब मैं कह रहा हूं तो इनकी संख्या लाखों से करोड़ों में भी हो सकती है, जिनको पिछले कुछ समय से निराशा हो रही है। उनको लगता है कि 10 सालों में कुछ हुआ नहीं, कोई बदलाव हुआ नहीं। तो बदलाव आपको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। पिछले दिनों से जो कुछ खबरें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, हिमाचल प्रदेश कोई बीजेपी शासित राज्य नहीं है। वहाँ जो अवैध मस्जिद को लेकर और अवैध निर्माण को हुआ है, उत्तर प्रदेश अवैध निर्माण के खिलाफ जिस तरह का अभियान चला है और जिस तरह का माहौल बन रहा है, आज दो खबरों के आधार पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो लोग अधीर हो रहे हैं, जिनका धैर्य जवाब दे रहा है, जो निराश हो रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, उनके लिए एक कविता की कुछ पंक्तियाँ। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो वो फल आने की ऋतु आ रही है, उसका इंतज़ार कीजिए। बेसब्री से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो पहली खबर जिसकी चर्चा करने जा रहा हूँ वो दिल्ली की है। दिल्ली में एक शाही ईदगाह है, जो देश भर में हो रहा है, वही शाही ईदगाह के साथ भी है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो शाही ईदगाह प्रबंध समिति जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट गई। किस लिए गई? वहाँ पर जो है नगर निगम जो पार्क है ईदगाह में, उस पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की स्थापना करना चाहता। तो ईदगाह समिति ने कहा हाई कोर्ट से कि ये एनक्रोचमेंट है, नगर निगम को रोका जाए। उस पर सुनवाई हुई। सिंगल जज बेंच थी, उसने फैसला दिया ये जो है वक्फ की ज़मीन नहीं है, ये डीडीए की ज़मीन है और इस पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगना गर्व की बात है। ये भी कहा कि अगर आपकी ज़मीन हो तो भी आपको दे देना चाहिए था, कि वो राष्ट्र की नायिका है। उस फैसले के खिलाफ 2 जजों की पीठ के सामने शाही मस्जिद समिति गई और अपनी याचिका में अपनी जो मांग है, जो उनको प्रेयर करना था, वो तो किया ही, एकल पीठ के जज की आलोचना की, उनके खिलाफ बड़ी अभद्र टिप्पणियां की। उस पर उसका संज्ञान लिया हाई कोर्ट ने और कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप बिना शर्त माफ़ी मांगिए अपनी इन टिप्पणियों के लिए। तो उनके वकील इसके लिए तैयार हो गए। ये तो एक पक्ष हुआ। हाई कोर्ट ने भी कहा कि नगर निगम अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की स्थापना करना चाहता है तो उसे करने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये पार्क डीडीए की संपत्ति है। अब आप देखिए, जो शाही मस्जिद प्रबंध समिति है उसका कहना है कि 1970 में एक गजट जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि ये शाही ईदगाह मुगलों के समय की बनी हुई है और कोई कागज़ नहीं है। अब 1970 में क्या हुआ था, आगे जो बात बताने वाला हूं उसको भी, और पिछले दिनों से जो कुछ हो रहा है। आप वक्फ एक्ट में संशोधन और इस तरह के जितने मामले हुए हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर लीजिए, इस तरह के जितने कानून बने हैं, वो कानूनों का तो एक पक्ष है ही कि वो संवैधानिक रूप से कितने सही है गलत है, उस बहस में आज नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कानून का विशेषज्ञ भी नहीं हूं, तो इसलिए उसके बारे में चर्चा भी नहीं करूंगा। बार बार जब मैं राजनीति की बात करता हूं, सार्वजनिक जीवन की बात करता हूं, तो एक बात कहता हूं, टाइमिंग। आप इन सब फैसलों की कांग्रेस की सरकारों ने जो किया है, उनकी टाइमिंग देखिए। जब जब कांग्रेस पार्टी कमज़ोर पड़ी है, जब जब उसे लगा है कि मुस्लिम उसका जो वोट बैंक है वो छिटक सकता है, तब तब ऐसे फैसले हुए। आप ऐसे फैसलों की तारीख की एक सूची बना लीजिए और उस समय कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसको देख लीजिए। 1969 में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो चल रही थी, अल्पमत में आ गई। उनको लेफ्ट पार्टी से सपोर्ट लेना पड़ा सरकार चलाने के लिए। बाद में उनको लगा कि ये चलेगा नहीं ज़्यादा दिन, तो 71 में मध्यावधि चुनाव करा दिया। तो ये गजट 70 में ही क्यों जारी हुआ? अगर ये मुगल कालीन समय में बना था, ये बनी थी ईदगाह, तो फिर उससे पहले क्यों नहीं, आज़ादी से पहले क्यों नहीं?
आज़ादी के तुरंत बाद क्यों नहीं? 1970 में ही क्यों? यानी उस समय की सरकार जो कमज़ोर हो चुकी थी उस पर दबाव डाला गया। अब इसका तो कोई प्रमाण नहीं मिल सकता है कि दबाव डाला गया कि नहीं डाला गया, लेकिन 2 और 2 4 आप जोड़ेंगे तो आपको तस्वीर साफ नज़र आ जाएगी। तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब अभी हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह से आया नहीं है। मतलब हाई कोर्ट ने ये तो कह दिया है कि इस पर जो है नगर निगम को झांसी की रानी की प्रतिमा लगाने का अधिकार है और ये ज़मीन डीडीए की है। 27 सितंबर को इस मामले की अभी आगे सुनवाई होनी है, उसके बाद अंतिम फैसला आएगा। लेकिन आप देखिए, कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं किसी अदालत पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी जज पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आप कल्पना कीजिए कि आज से 15 साल 20 साल पहले अगर इसी तरह का मुकदमा आता तो क्या तब भी इसी तरह का फैसला आता? अब ये तो जो है देखिए केवल अनुमान की बात है। मेरा अनुमान जितना सही उतना आपका भी होगा या उतना ही गलत होगा जितना मेरा है। लेकिन थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए कि क्या उस समय इस तरह का फैसला आता। हो सकता है डीडीए और नगर निगम के पक्ष को सुना ही न जाता, लेकिन ये केवल कयास का मामला है। अभी जो हुआ है और जिस तरह का फैसला आया, जिस तरह की टिप्पणी उस पर हुई है, जिस तरह से शाही ईदगाह प्रबंध समिति से बिना शर्त माफ़ी मांगने की बात कही गई है एकल जज से, सिंगल जज बेंच जो थी हाई कोर्ट की, उससे, तो आप हौसला उनका देखिए कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अपनी याचिका में टिप्पणी कर रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि परिस्थिति किस तरह से बदली जा चुकी है 77 साल में और पिछले 10 साल में किस तरह से बदलाव हो रहा है। तो 77 साल जो हुआ, उससे पहले की बात छोड़ दें, अंग्रेज़ों ने जो किया, मुग़लों ने जो किया, उसकी भी बात छोड़ दीजिए, केवल आज़ाद भारत की बात कीजिए। आज़ाद भारत की सरकारों ने जो किया, 67 साल, लगभग 7 दशक, उसको बदलने में 10 साल का समय मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय है, क्योंकि मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। केवल कानून बदलने से नहीं हो जाएगा, नियम बदलने से नहीं हो जाएगा। और मानसिकता जब मैं कह रहा हूँ तो मैं किसी जज की या किसी अदालत की नहीं कह रहा हूँ, हमारी आपकी मानसिकता, हमारा आपका सोचने का तरीका। आज से 15-20 साल पहले ये मुकदमा अगर हाई कोर्ट में जाता तो हम में आप में से बहुत से लोग होते जो कहते कि ये बेकार की बात है। आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, क्या रोजगार मिल जाएगा। अब उनकी बुद्धि पर तरस आता है, इस पर कोई तर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुतर्क के साथ जो है कोई तर्क नहीं किया जा सकता। अगर उनको जरा भी समझ होती, अकल होती, तो वो देखते कि भारत में सदियों से, 10, 20, 25 साल की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों साल से मंदिरों के इर्द गिर्द किस तरह से एक अर्थव्यवस्था पुष्पित पल्लवित होती रही है, मजबूत अर्थव्यवस्था। जो हमारे तीर्थ स्थान हैं उनके इर्द गिर्द की इकॉनमी देखते तो उनको समझ में आता कि मंदिर होने का अर्थव्यवस्था पर, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, आस्था छोड़ दीजिए, संस्कृति छोड़ दीजिए, सभ्यता की बात अपनी छोड़ दीजिए, उस सब को छोड़ दीजिए, केवल आर्थिक पक्ष पर गौर कीजिए। जहाँ मंदिर हैं और ख़ास तौर से बड़े मंदिर हैं, छोटे मंदिर भी हैं तो छोटी जगह पर, गांव में, कस्बे में, जिले में, उस जगह की अर्थव्यवस्था देखिए, जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ की देखिए, दोनों में फ़र्क की तुलना कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मंदिर बनने से क्या होता है, कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। अब गिनाना शुरू करूं तो मंदिर में पुजारी भी होता है, दूसरे कर्मचारी भी होते हैं, सफाई कर्मचारी भी होते हैं, उसके अलावा फूल माला बेचने वाले होते हैं, प्रसाद बेचने वाले होते हैं। तो वो प्रसाद बनाते हैं तो किसी को तो एम्प्लॉय करते हैं, वो तो अकेले तो सब कुछ नहीं कर लेते हैं। इसी तरह से जो फूल बेचते हैं तो वो फूल जिससे खरीदते हैं उसको भी तो रोज़गार मिल रहा है, उसका भी तो जीविकोपार्जन हो रहा है। तो ये सब ये लोग सोचते नहीं हैं। कोई मंदिर में आ रहा है, ख़ासतौर से बड़े तीर्थ स्थान की बात करें तो वो किसी वाहन का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो सड़क के मार्ग से आ रहा हो, रेल के मार्ग से, तो सड़क के मार्ग में कार है, बस है, 2 पहिया वाहन है, दूरी पर निर्भर करता है, रेल है, हवाई जहाज़ है। ये सब जो
इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है वो उसका कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये दिखता है कि अरे मंदिर बनाने से क्या होगा। कितने सैकड़ों लोग मंदिर बनाने के काम में लगे। मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं। जो पत्थरों पर जो कारीगरी की गई, उनको जो गढ़ने का काम हुआ, राजस्थान और गुजरात से लेकर अयोध्या तक, उसमें कितने कारीगर लगे, उन कारीगरों को कितने साल तक काम मिला। अब मंदिर बना है तो उसके इर्द गिर्द की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, लेकिन उसको अभी आज का मुद्दा वो नहीं है। आज का मुद्दा ये है कि किसी भी ज़मीन को, किसी भी स्थान को वक्फ डिक्लेयर कर देना कि ये वक्फ की ज़मीन है, ये बड़ा तेज़ चलन हो गया है। और ये चलन आज से नहीं हुआ है, पहले से है। ये इसका खुलासा होने लगा है। दूसरी खबर वो है राजस्थान से। राजस्थान के अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। बहुत से बड़ी संख्या में मूर्ख हिंदू हैं जो वहाँ चादर चढ़ाने जाते हैं। अब आप देखिए कि किस तरह की मानसिकता बनाई गई आज़ाद भारत में। आज़ादी से पहले की बात छोड़ दीजिए, सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से अजमेर की दरगाह पर चादर भेजी जाती है चढ़ाने के लिए। और हम क्या कहते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है। आपने कभी सुनी, मैंने तो नहीं सुनी है, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, न सुन पाया हूँ, न जान पाया हूँ, न पढ़ पाया हूँ और न देख पाया हूँ। आपने सुना है कि शिवरात्रि पर शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए जल भेजा गया प्रधानमंत्री के यहाँ से, या किसी मंत्री मुख्यमंत्री के यहाँ से, या किसी नेता के यहाँ से, या किसी पार्टी के नेता के यहाँ से? आपने सुना कि कभी कृष्ण जन्माष्टमी पर किसी सरकार की ओर से, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, चढ़ावा भेजा गया हो? आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा। जिस दिन ये होगा, कोई सरकार करेगी, तुरंत उसको कहा जाएगा ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। तो दरगाह पर चादर चढ़ाना सेकुलरिज्म है और मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना वो सांप्रदायिकता है। ये देश हमने 77 साल में बनाया है और इसके लिए दोषी मैं केवल पार्टियों, सरकारों को नहीं, अपने को और आपको भी मानता हूं। हम सब लोगों का योगदान है इसमें। इस्लाम का एक फिरका है, बड़ा फिरका है, जो मानता है ये दरगाह और इस तरह की चीज़ें इस्लाम में वर्जित हैं। ये एक तरह से मूर्ति पूजा के श्रेणी में आती हैं। आप बताइए कितने ऐसे इस्लामी देश हैं जहां दरगाहें हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस्लाम का और मस्जिद का कोई रिश्ता नहीं है, इस्लाम में मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आप मस्जिद की बात कीजिए, अवैध मस्जिद को गिराने की बात कीजिए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। और मुसलमान कहते हैं वो उनका निहित स्वार्थ है, ये समझ में आता है। हिंदू भी साथ देते हैं उनका। जाको विधि दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीना। तो हिंदुओं की मति बहुत पहले से हर ली गई है, इसलिए आज इस दशा में हम हैं। तो अजमेर की जिला अदालत में एक दीवानी वाद यानी सिविल सूट दायर किया गया है। कहा गया है कि ये जो अजमेर की दरगाह है ये शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और पृथ्वीराज चौहान के पिता ने यहाँ पर झील बनवाई थी जिसका नाम था आना झील। उसी आना झील पर यह दरगाह बनी हुई है। और जो उल्लेख मिलता है, अभिलेख मिलते हैं, 1135 से 1150 के बीच में ये झील का निर्माण हुआ था। और जो अभिलेख और जो साहित्य मिलता है उसके अनुसार इस आना झील के किनारे बड़ी संख्या में गोवध किया गया। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे हिंदुओं के और जैनियों के मंदिर थे, वो सब आज आपको देखने को नहीं मिलता है। इस याचिका में ये भी कहा गया है कि जो बुलंद दरवाज़ा है दरगाह का, जो सबसे बड़ा गेट है, उसकी जो छत है उसकी डिज़ाइन हिंदू मंदिर के अनुसार है। तो मांग क्या की गई है? मांग की गई है कि एएसआई से सर्वे कराया जाए, क्योंकि मंदिर के अवशेष का इस्तेमाल किया गया है इस दरगाह को बनाने में। तो अब इसका पता तो कोई नेता, कोई मंत्री, कोई सरकार
लगा नहीं सकती है। इसका पता तो एएसआई लगा सकती है, वो खुदाई करेगी। कहा जा रहा है कि जो तहखाने हैं उनमें से एक तहखाना जो है उसमें प्रमाण है गर्भगृह होने के। इसमें कितनी वास्तविकता है इसके बारे में मैं कोई दावा नहीं कर सकता। मैं वही बात कह रहा हूँ जो याचिका में कही गई है। तो अब अदालत ये तय करेगी कि एएसआई का सर्वे होगा कि नहीं, और ये एएसआई का सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर एएसआई के सर्वे में ये आता है कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, ये हिंदुओं का स्थान नहीं था, कोई उनका धार्मिक स्थल नहीं था, तो हिंदुओं को ये बात करनी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर ये साबित होता है कि हिंदू मंदिर तोड़कर बनाया गया, हिंदुओं के स्थान पर नाजायज़ कब्जा करके बनाया गया है, तो फिर मुसलमानों को तय करना पड़ेगा कि क्या करना है। अदालत तो तय करेगी ही। जिस तरह से अदालत ने दिल्ली की शाही ईदगाह के बारे में कहा है कि भाई अगर आपकी भी ज़मीन थी तो झांसी की रानी की प्रतिमा लग रही है तो आपको तो स्वागत करना चाहिए था, अपनी ओर से प्रस्ताव रखना चाहिए था। वो देश की, राष्ट्र की नायिका हैं, आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, बलिदान दिया है। तो जो परिवर्तन आ रहा है उसको देखिए, जो जागृति आ रही है समाज में उसको पहचानिए। और ये आप इतिहास के पन्ने पलटकर देख लीजिए, कोई भी सामाजिक परिवर्तन रातों रात नहीं आता। केवल खूनी क्रांति रातों रात होती है। सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे आता है और उसकी गति जो है उसको आप तेज नहीं कर सकते। उसकी गति तेज होने का एक ही तरीका होता है कि लोगों में जागृति का भाव कितनी तेजी से आता है, यानी हम आप कितनी तेजी से बदलने को तैयार हैं, हम आप अपनी सोच किस तरह से उसको सुधारने के लिए तैयार हैं। तो ये दरगाह क्यों बनी? दरगाह बनी है मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको सूफी संत भी कहते हैं। हालांकि जो इतिहास है वो हिंदुओं के विरोध का ही है। और क्या क्या हुआ है इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए फिर से जो है उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा कि किस तरह से हिंदुओं के कत्लेआम में शामिल रहे, किस तरह से पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करने के लिए उनको पुष्कर के आसपास बसाया गया, या आकर बसे, वो लंबे समय तक रहे, किस तरह से वो हिंदू राजाओं के बारे में, उनकी सेना के बारे में, क्षमता के बारे में, उनकी तैयारी के बारे में सूचनाएं भेजते थे। ये सब ऐतिहासिक तथ्य हैं, ये मेरा गढ़ा हुआ या मेरा कहा हुआ है नहीं, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये आपको ऐतिहासिक संदर्भ इसके मिल जाएंगे। तो मुसलमानों का दावा है कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है यहाँ पर, उस पर मज़ार बनी है और हज़ारों मुसलमान हर साल यहाँ पर चादर चढ़ाने आते हैं। और उन्होंने जो वो बात नहीं कही उन्होंने अपनी याचिका में कि मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू आते हैं वहाँ पर। अब किस तरह का मतिभ्रम है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो ये अलग बात है, लेकिन एक कब्र पर आप क्या करने के लिए जाते हैं जिसके नीचे कोई मुर्दा दफन है, उस पर आप कौन सी पूजा करने जाते हैं? ये बात समझ से परे है, लेकिन जाते हैं लोग। अंधी दौड़ है कि अजमेर शरीफ दरगाह जाएंगे तो बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी, और पता नहीं क्या क्या धारणाएं हैं। मैं उनकी धारणा आस्था पर कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। उनको ये जानना चाहिए कि चिश्तियों का इतिहास और अतीत क्या है, उनका इस देश में उनकी क्या भूमिका रही है। आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं आप जो कर रहे हैं ठीक है तो करते रहिए। लेकिन बार बार कहता हूं कि आपका डिसीजन इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, जानकारी के आधार पर होना चाहिए, जानकारी के अभाव में नहीं। अभी हम जो करते हैं कि रास्ते में कोई दरगाह दिखी, गए और पैसा चढ़ाए, ये भी नहीं मालूम है कि इसके नीचे कोई दफन है या नहीं। इस तरह के 50 केस मिले हैं। एक दरगाह तो फ्लाईओवर पर बना दी गई, और एक दरगाह का
तो जो है खुलासा, उसका किस्सा खुला कि नीचे 2 कमरे बना लिए थे जो मौलवी था, और वहाँ से नीचे से बोलता था। कोई आता था चादर चढ़ाने, मन्नत मांगता था तो वो नीचे से बोलता था। शक हुआ, उसकी खुदाई हुई तो पता चला नीचे 2 कमरे बनाकर रहता है और वहीं से जो है वो दुआ देता है। तो इस तरह के भी मामले हैं। और अभी हाल में आपने पढ़ा ही उत्तराखंड में किस तरह से हुआ। जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर, जंगल के अंदर तमाम मज़ारें बन गईं और उन पर मेला लगने लगा। अभी उत्तराखंड सरकार ने वो सब सफाई कराई। तो बात ये है कि माहौल बदल रहा है। शर्त ये है कि आप अपनी आंखें खुली रखें, उसको देखने के लिए, समझने के लिए और स्वीकार करने के लिए तैयार रहें मानसिक रूप से। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।